Okay, good evening, students. तर आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं साऊंड चॅप्टर. ओके, तर साऊंड चैप्टर मध्ये अपन लास्ट टाइम अपन वाइब्रेशंस शिकलेलो. हमने वाइब्रेशंस देखे थे, हमने वेवलेंथ देखी थी, हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी, हाँ लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड देखा था, हमने जल तरंग भी देखा था. ओके, आपण वेगवेगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिलेले, त्याचं साऊंड कसा जनरेट होतो, कुठल्या मेम्ब्रेनने कुठला साऊंड जनरेट होतो ते सुद्धा पाहिलेलं. ओके, त्यानंतर आपण हे सुद्धा पाहिलेलं की साऊंड जनरेट व्हायला कुठल्या कॅरेक्टर्सची किंवा कुठल्या फॅक्टर्सची गरज असते, जे प्रेझेंट असलेच पाहिजे, त्याशिवाय साऊंड जनरेट होणार नाही. तर तशाच प्रमाणे आता आपण वी आर गोइंग टू अभी हम आगे मूव होने वाले हैं. ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. तर मी आता माझी स्क्रीन शेअर करते. मला थम्स अप द्या जर का तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसली तर. ओके, सगळ्यांना दिसते माझी स्क्रीन? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके ग्रेट. तो लास्ट टाइम हमने ये कुछ टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे. हमने मीडियम नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन भी देखा था. साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, यस और नो? राइटिंग चैट बॉक्स. Sound can travel in vacuum, yes. How sound can travel in vacuum? वैक्यूम में आपको साउंड सुनाई देता है? हमने लास्ट टाइम ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड किया था, इलेक्ट्रिक बेल वाला एक्सपेरिमेंट. तो हमको वैक्यूम ऐड करने के बाद यस, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. इसलिए लास्ट टाइम विशाल ने हमें एग्जांपल दिया था स्पेस का. ओके, तर स्पेस मध्ये, अंतरिक्षामध्ये आपल्याला आवाज ऐकायला येत नाही. कुठलीही एक्स्ट्रा सेलेस्टियल ऍक्टिव्हिटीज असतील किंवा कुठलीही स्पेस ऍक्टिव्हिटीज असतील, नॅचरल ऍक्टिव्हिटीज, त्याचा आवाज आपल्याला अजिबात ऐकू येत नाही. का नाही ऐकू येत? कारण की स्पेसमध्ये व्हॅक्यूम असतं, तिकडे मीडियम ऑफ प्रॉपगेशन नसतं. ओके, तसंच आपण काय केलं, आधी या जारमध्ये एअर भरलेला, एअर भरल्यानंतर आपण या वैक्यूम ट्यूब मधून सावकाश धीरे धीरे हमने ये पूरा एयर निकाला. ओके, जब एयर भरा था तो हमको बेल की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी. धीरे धीरे जब हमने वैक्यूम से हवा निकाल दी, वैक्यूम पंप से, तो इसकी पूरी एयर की लेवल जो है लो होते होते कंप्लीटली डिमिनिश हो गई. डिमिनिश होने के बाद हमको बेल की आवाज धीरे धीरे करके आनी बंद हो गई. जब पूरा का पूरा वैक्यूम भर गया और पूरा एयर बाहर निकल गया, तो यहाँ से हमें आवाज आनी बंद हो गई. तो इससे हमें पता चला है कि साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन. या वो मीडियम सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैसियस मीडियम हो सकता है. तो कोई भी आवाज सुनाई देने के लिए उसकी मीडियम की जरूरत होती है. उसके बाद हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखा विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक. ओके, ट्यूनिंग फोक से कैसे हमको कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस मिलते हैं, कितने इक्वल कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, वो भी देखा. ओके, तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जिसका नाम है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. हमारी अब गले से, ओके, हमारे गले में से आवाज कैसे सुनाई देती है. आपल्या गळ्यामधून जी आवाज आपण काढतो, वेगवेगळे आवाज काढतो, वेगवेगळे टोन मध्ये बोलतो, कधी रागून बोलतो, कधी हसून बोलतो. ओके, कधी लाऊड बोलतो, जोरात बोलतो, कधी सावकाश बोलतो. तर हे सगळे आवाज आपल्या थ्रोट मधून कसे येतात. ओके, तर ते आपण शिकणार आहोत. Either speak a little loudly or sing a song with or produce humming sound like a bee and put your fingers on throat. Do you feel some vibrations? ओके, आता तुम्ही जस्ट ट्राय करा येस नो असं बोलायला, पण तुम्ही गळ्याला जरासा हाथ लाऊन बोला. ओके, जब आप गले पे हाथ लगा के बात करेंगे आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं. ट्राई नाउ, कुछ बोलो आप और गले पे हाथ लगा के बोलो, थ्रोट पे. कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं, आपको? यस, एवरीवन कैन फील.
यस, ओके। जैसे आपका आवाज रहेगा वैसे आपके वाइब्रेशन स्लो और लाउड होते जाएंगे। यस और नो? यस, ओके। सो इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंक्स। तो ह्यूमंस में, वेरी गुड। तो ह्यूमंस में जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है लैरिंक्स। अब लैरिंक्स क्या है? While swallowing food, we can feel with our finger a hard bump that seems to move. जब भी आप कुछ खाना खाते हो, जब भी आप बात करते हो, तो आपको यहाँ पे गले पे, यहाँ पे कुछ फील होता है, हार्ड बम्प जैसा फील होता है. ओके. एक कंठी का अशी बाहेर आलेली असते. बॉईज मध्ये जास्त बाहेर आलेली असते, गर्ल्स मध्ये बाहेर आलेली नसते. तर ही जी कंठिका आहे त्याला आपण लॅरिंग्स बोलतो. ओके. जो ये हार्ड बम्प आपको फील होता है खाना खाते वक्त, जब आप खाना खाते हो, पीते हो, बात करते हो, एक थोड़ा सा हार्ड जैसा चीज बाहर आता है गले से, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स. ओके. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, एज शोन इन द फिगर, इट इज द अपर एंड ऑफ विंड पाइप. ओके. तो लैरिंग्स को हम बोलते हैं अपर एंड ऑफ विंड पाइप. विंड पाइप का ऊपरी हिस्सा. टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. अगर आप यहाँ पे वॉइस बॉक्स देखोगे, दिस इज योर वॉइस बॉक्स. यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स है. यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड स्ट्रेच है. यहाँ पे आपको स्लिट दिख रही है, बीच में गैप दिख रही है. यहाँ पे आपका जो वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेच है. ओके. यहाँ पे सभी को ये गैप दिख रही है. तो यहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड्स है. यहाँ पे जो आपकी आवाज आने की जो कॉर्ड्स है वो यहाँ पे है. ओके. जो हम जैसे कि गिटार में कैसे कॉर्ड्स होते हैं, वैसे हमारे गले में भी कॉर्ड्स होते हैं. ओके. So, as shown in the figure, it is the upper end of windpipe. The two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. और जब ये दो vocal cords यहाँ पे slit बनाते हैं, तो ये slit क्यों बनाते हैं यहाँ पे? ये होल जैसा या एक जगह गैप जैसे क्यों बनाते हैं? ताकि इस गैप में से एक्स्ट्रा एयर जो हो वो पास हो जाए, हमारी ब्रीदिंग ना रुके, इसके लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स के बीच में गैप होती है. और इस गैप से अब इसमें से एयर एयर पास होने की वजह से हम बोल सकते हैं, हमारे वर्ड्स आपको सुनाई दे सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम कुछ आवाजें निकाल सकते हैं. ये सभी को समझा? यस और नो? लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स होता है. सभी को समझा? लैरिंग्स इन ह्यूमन, ये पूरा का पूरा लैरिंग्स है यहाँ पे. यस और नो स्टूडेंट्स? सभी को समझा? No? Yes. Okay, very good. So when the lungs force air through the slit, जब भी हमारे lungs जो है, okay, very good, excellent. जब भी हमारे बॉडी में जो lungs है, वो एक्सेल करते हैं एयर. जब हमारे एयर को बाहर फेंकते हैं, ओके. लंग्स फॉर एयर थ्रू स्लिट, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. जब यहाँ से हवा बाहर निकलती है तो यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होता है. बिल्कुल इस तरह से वाइब्रेट होता है. जैसे जैसे हवा निकलेगी वैसे वैसे वो ज्यादा वाइब्रेशंस बताएंगे. ओके. उसके बाद वोकल कॉर्ड किससे बने हुए रहते हैं? मसल्स. मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. इसके साथ जितने भी वोकल कॉर्ड के साथ मसल्स अटैच्ड हैं, वो हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करने में मदद करते हैं. ओके. हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करने का काम ये मसल्स करते हैं. ठीक है. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. जब भी आपकी vocal cords के मसल टाइट हो जाते हैं, तो आपकी vocal cord में से आवाज जो होती है वो मधुर नहीं आती है, वो थोड़ी हार्श या थोड़ी कड़क आती है. ओके. वो आपको फील भी होती है. ये खास करके कभी फील होती है जब भी आप कोई ठंडी चीज खा लेते हो तो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं वहां. ओके. जब भी आपको खांसी हो जाती है तो आपकी आवाज देखो चेंज हो जाती है. करेक्ट. आपको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो मोस्टली आपके गले के मसल्स अफेक्ट होते हैं कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? कभी आपने फील किया है आपको गले में परेशानी हुई है ऐसे बात करते वक्त, कि टाइट हो रहे वोकल कॉर्ड्स? तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं ऐसे कंडीशन में और हम बोल नहीं पाते हैं.
एंड थिन, थिन तभी होते हैं जब हम प्रॉपरली बोल पाते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन पे जाते हैं। और इस टाइट और थिन से, ये टेम्पररी टाइट और थिन से हमारी आवाज निकलती है, पर ये कंप्लीटली टाइट हो गए तो हमको गले में पेन होता है। ठीक है, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। तो हमारी आवाज हर वक्त अलग अलग रहेगी। तो हम जब ये गाना वगैरह गाते हैं, तो हम गाना कैसे गाते हैं, कभी हम अपने वोकल कॉर्ड्स को टाइट करते हैं, कभी हम अपने वोकल कॉर्ड्स को थिन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सारे गामा पधा निसा। ओके, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स आउट ऑफ अनयूज्ड बाइसिकल ट्यूब। तो आपकी जो बाइसिकल की ट्यूब है, उसमें से आपको 2 रबर की स्ट्रिप्स लेनी है। ठीक है, इसको 2 स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर आपको स्ट्रेच करना है। ओके, तो स्ट्रेच करने के बाद आप जब एयर ब्लो करोगे, द गैप बिटवीन देम, उन दोनों के गैप में से द एयर विल गो थ्रू द गैप बिटवीन द रबर स्ट्रिप्स एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, इसकी करने की जरूरत नहीं है बाइसिकल की ट्यूब की। आप पता है पेपर से भी रॉकेट बनाते हो, उसमें फूकते हो तो एक आवाज आती है। ओके, आप पेपर से भी पीस बनाते हो, पता है फोल्ड करके, उसमें से भी आवाज आती है। कभी ट्राई किया बचपन में? अपने नोटबुक का पेपर फोल्ड करके उसको आप सीटी बनाते हो। ओके, यस, तभी आवाज आती है। तभी क्या होता है, पेपर एक दूसरे के ऊपर टकराता है। सो ह्यूमन लैरिंग्स का वर्किंग भी सेम वे में होता है। ह्यूमन का लैरिंग्स जो है उसी वे में काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लैरिंग सिस्टम में क्या है, ह्यूमन लैरिंग्स। इसमें सबसे पहले है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, इसे एपिग्लॉटिस क्या होता है, जो एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन जैसा होता है, झाकण झाकणा सारखं असतं, दैट क्लोजेस एयर ट्रैक ड्यूरिंग swallowing। जब भी आप खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस है, वो अपना फ्लैप को विंड पाइप के ऊपर कवर कर देता है, ताकि आपका खाना फूड पाइप के अंदर जाए, ना कि गलती से विंड पाइप के अंदर जाए। आप सभी को पता है ना, फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, आजू बाजू में ही होते हैं। ओके, तर चुकून कधी विंड पाईप फूड पाईपच्या ऐवजी तुमचं जेवण विंड पाईप मध्ये गेलं तर तुम्हाला ठसका लागतो ना, लगेच खोकला होतो, लगेच अन्न बाहेर निघतं, श्वास फुलतो। येस और नो? कभी हुआ है ऐसा? यस, करेक्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये जो एपिग्लॉटिस है वो एक ढक्कन की तरह काम करेगा, एक लिड की तरह काम करेगा। ओके, और ये फ्लैप जो है वो एयर ट्रैक को क्लोज करेगा, खाना खाने के टाइम पे इसको क्लोज करेगा, विंड पाइप को। ठीक है, खाना खाने के बाद विंड पाइप को ओपन करेगा। इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं, तुम्हाला नेहमी सांगितलं जातं की जेवताना बोलायचं नाही कोणाशी। हे या कारणाकरता असतं, जेव्हा तुम्ही बोलतात तेव्हा तुमची एअर पासेज इकडून होते, वोकल कॉर्ड्स मधून एअर पास होतो। एअर पास झाला तर तुमचे फूड पार्टिकल्स आणि एअर पार्टिकल्स मिक्स होण्याचे चान्सेस असतात आणि त्याने तुम्हाला ठसका लागतो, व्यवस्थित तुम्हाला जेवण खाता येत नाही। एव्हरीवन अंडरस्टूड? सगळ्यांना समजलं आहे इथपर्यंत? काही डाऊट आहे इथपर्यंत? कुठलेही डाऊट? येस स्टुडंट्स, एव्हरीवन? फक्त कादंबरीना डाऊट नाही, बाकी सगळ्यांना डाऊट आहे? येस, रिप्लाय, क्विकली रिप्लाय। ओके, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स। हे आता केल्यानंतर आपल्याला समजणार आहे की आमचा आपला जो लॅरिंग्स आहे, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। तर आपला हा जो लॅरिंग्स आहे, ह्याच्यामध्ये हे सगळे पार्ट्स असतात। एक एपिग्लॉटिस असतं, त्याच्यानंतर वोकल कॉर्ड्स असतात, ज्याच्यामध्ये स्लिट असते आणि ते मसल्सने बनलेले असतात। ट्रॅकिया असतं, वोकल कॉर्ड्सच्या खाली ट्रॅकिया, आणि त्याच्या खाली इसोफॅगस। ओके, त्याच्या खाली काय आहे? इसोफॅगस। ओके, तर हे आहे आपला ह्युमन लॅरिंग्स। हा डायग्राम तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा। ओके, आता ह्याच्यानंतर आपण जाऊया, वोकल कॉर्ड्स आर 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इन मेल। ओके, आता इकडे थोडा फरक असणार आहे मेल आणि फिमेल्स मध्ये। वोकल कॉर्ड्स मेलचे आहेत जे थोडे लांबे असतात। ओके, थोडे लांब असतात, म्हणजे मेलचे जे वोकल कॉर्डची लेंथ आहे इकडे, हा पार्ट जो आहे तो 20 सेंटीमीटरचा असतो इन लेंथ, आणि
15 सेंटीमीटर इन फीमेल. आता हा जो पार्ट आहे तो थोडा लहान असतो फिमेल्स मध्ये, 15 सेंटीमीटर. अँड इवन स्मॉलर इन चिल्ड्रन, आणि लहान लहान मुलं असतात त्यांच्यामध्ये अजून छोटूसा असतं. म्हणून तुम्ही कधी एक्सपीरियंस केलं असेल, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ओके, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वोकल कॉर्ड्स जब भी मेल के बड़े होते हैं, थोड़े लंबे जैसे होते हैं, उनकी स्पेस ज्यादा होती है, तो उनका आवाज भी हैवी होता है. ओके. फीमेल्स के थोड़े छोटे होते हैं, उसमें स्पेस कम होती है, तो फीमेल्स का आवाज थोड़ा सॉफ्टर होता है. ओके. और छोटे छोटे बच्चों का आवाज उससे भी सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स उससे भी छोटे होते हैं, फीमेल से भी छोटे होते हैं. ये सभी को क्लियर है यहाँ तक के सभी को क्लियर है? एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके, नो डाउट. Therefore, voice of male, female and children are different. इसीलिए मेल, फीमेल और बच्चों की वॉइस जो होती है वो एक दूसरे से बहुत डिफर करती है, बहुत फर्क बताती है. ठीक है, ओके. प्रोड्यूस अ साउंड बोबो. ओके, एक बार ये आपको साउंड प्रोड्यूस करना है, ये आपकी एक्टिविटी है. या साउंड आपका जो है डॉग के बार्किंग के साथ मैच होना चाहिए, तो इस तरह का आपको एक बार ट्राई करना है आवाज. ओके. एंड मियाओ. मियाओ जस्ट लाइक कैट मेविंग. ओके, तो कैट कैसे मियाओ करती है वैसे आपको मियाओ करना है एग्जैक्टली. केयरफुली नोटिस द टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड. जब आप बॉबो करेंगे तो आपके गले पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं आएगा, बट जब आप मियाओ मियाओ करेंगे तो आपके गले पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा. ओके. When you produce these sounds, do you feel the tension on vocal cords changes when you produce these two different sounds? ये आप घर पे ट्राई करके बताना और मुझे कल बताना कि कैसा फील होता है. ओके. जब आप भोबो करते हो और जब भी आप मियाओ मियाओ करते हो, तो दोनों में भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं, फेस के मसल्स भी चेंज होते हैं, और आपकी वोकल कॉर्ड की आवाज भी चेंज होती है. भोबो के टाइम पे हेवी आवाज बन जाती है, और मियाओ मियाओ के टाइम पे थिन आवाज बन जाती है, सॉफ्ट आवाज बन जाती है. एवरीवन फॉलोड दिस मच? कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक स्टूडेंट्स? नो डाउट. एनी अदर स्टूडेंट? किसी को कुछ पूछना है? कैन आई प्रोसीड? आगे बढ़े? ओके, ओके फाइन. सो हम साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर देखेंगे. अब हम लाउड स्पीकर क्यों देखेंगे? क्योंकि लाउड स्पीकर ऑलमोस्ट सारे ओकेजन के टाइम पे यूज होता है. हमारे यहाँ पे आजकल कोविड के टाइम पे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के लिए भी लाउड स्पीकर यूज होता है. लाउड स्पीकर म्यूजिक के लिए यूज होता है, लाउड स्पीकर फेस्टिवल्स में यूज होता है, लाउड स्पीकर हर जगह पे यूज होता है. ओके. इस लाउड स्पीकर से कभी कभी एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें इतना टेंशन होता है, इतनी आवाज होती है कि एनिमल्स डर जाते हैं. ओके. तो हम अभी पढ़ने वाले हैं लाउड स्पीकर का फंक्शनिंग, और लाउड स्पीकर का क्या कैरेक्टर्स है वो भी देखेंगे. सो कैन आई प्रोसीड? लाउड स्पीकर, लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक. साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर. Yes or no, students? Only Kadambari is interested. Rest all are not interested. बाकी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है? Yes, students. ओके, ओके. मैंने ये पूछा कि क्या हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर? क्या हम नए टॉपिक की ओर बढ़े? यस, ओके. सो हमारा जो लाउड स्पीकर है वो साउंड किस तरह से जनरेट करता है और उसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, तो ये हम देखेंगे. यू नो दैट साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाउड स्पीकर. ओके. जब हमें बड़ी साऊंड चाहिए तो हम बडा लाऊडस्पीकर यूज करते हैं. ओके. जेव्हा आपल्याला मोठा आवाज पाहिजे असतो तेव्हा आपण भोंगा यूज करतो, बरोबर. द इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाउडस्पीकर इज शोन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्यू. तो इंटरनल अरेंजमेंट जो लाउडस्पीकर की होती है वो इस तरह से दिखाई देती है. ओके. अंदर इस तरह से अरेंज होता है लाउडस्पीकर के अंदर. ठीक है. क्या होता है इंटरनल अरेंजमेंट में? इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट.
सबसे पहले ये टी शेप वाला परमनंट मॅग्नेट यहाँ पे लाउडस्पीकर के अंदर होता है. ओके. त्यानंतर काय असतं, एक कॉइल असते जी बाउंड केलेली असते अराउंड द फ्लो थ्रू दिस कॉइल अँड इट ऑल्सो जनरेट मॅग्नेटिक फील्ड. तर ही कॉइल जी आहे ती याला गुंड केलेली असते आणि ही कॉइल जी आहे ही मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट करते, मॅग्नेट सारखी वागते. ओके. आता मैग्नेट की गरज का है इकडे आपल्याला, हमको मैग्नेट की जरूरत क्या है इधर हम देखेंगे. This you have learnt in earlier chapter of this book. We must have seen that if two magnets are brought near to each other, they may move depending on their position. जब हम opposite magnet को एक साथ लाते हैं तो वो एक दूसरे से मूव होने लगते हैं. ओके. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पहले पढ़ा था. ओके. तो अभी क्या होगा यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी और जो एम्पलीट्यूड रहेगा, ओके, जो कॉइल का मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी रहेगा, स्पीड रहेगा और उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है, वो दोनों भी वेरिएशन मतलब एक दूसरे से अलग अलग होगा और डिपेंड करेगा जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसके ऊपर. तो ये करंट डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा या फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ मैच होंगे. ओके. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोबारा से एक बार पढ़ते हैं. इन द सेम वे देयर हियर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द कॉइल विल मूव बैक एंड फोर्थ. ओके. सो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये कॉइल आगे पीछे मूव होगी, जिसकी वजह से स्पीकर भी आगे पीछे मूव होगा. ये आपने सभी ने देखा रहेगा ना स्पीकर को. जब आपने स्पीकर को नजदीक से देखा तो आपने देखा रहेगा वो आगे पीछे से मूव होता है. यस और नो? किसी ने देखा है? नहीं देखा किसी ने? जब लाउड स्पीकर पे गाना बजता है तो स्पीकर पता है आगे पीछे मूव होता है, ये वाला धप धप करके. यहाँ पे भी किसी ने नहीं देखा? नो वन नोस. ओके ग्रेट. ओके. तो ये किसकी वजह से होता है? ये कॉइल और उसकी मैग्नेटिक एबिलिटी की वजह से होता है. इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ये कॉइल जो है आगे पीछे मूव होती है क्योंकि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. यहाँ इतना सभी को समझा. यहाँ पे दो मैग्नेट होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के करीब लाते हैं, वो मूव होते हैं एक दूसरे से. ओके. वैसे ही कॉइल काम करता है. कॉइल जो है एक मैग्नेट के ऊपर उसको लपेटा हुआ है. ओके. त्याला एक मॅग्नेटच्या वरती गुंडाळलेला आहे आणि जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक करंट पास करतो ह्याच्यामध्ये तर ही कॉइल मागे पुढे मूव होते, आगे पीछे मूव होती है. और ये आगे पीछे इसकी मूवमेंट जो है, फ्रीक्वेंसी या स्पीड कॉइल की मूवमेंट की, वो डिसाइड होती है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, फ्लो ऑफ करंट के ऊपर. इतना सभी को समझा? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉइल, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. ओके. अब अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी एकदम ज्यादा करंट, कभी एकदम कम करंट. As the coil moves, the conical screen of loudspeaker which is attached to the coil also moves back and forth. इसीलिए जब भी आपकी कॉइल मूव होती है तो इसकी जो स्क्रीन पूरी की पूरी ये अटैच्ड है, ये पूरी स्क्रीन है, ये जो ट्रायंगुलर है ये पूरी स्क्रीन है यहाँ पे. ओके. ये पूरी स्क्रीन है, ये कॉइल के साथ आगे पीछे मूव होगी. तो ये डब 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 करके आगे पीछे मूव होगी. ये सभी को समझा? ये स्टूडेंट्स? ओके. ओके. तो ये कॉइल के साथ, ये जो कॉइल वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा स्क्रीन के साथ अटैच्ड हुआ रहता है. ओके.
और जब ये कॉइल आगे पीछे मूव होती है तो इसकी स्क्रीन भी आगे पीछे मूव होती है। और जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है आगे पीछे मूव होने वाला, ये स्क्रीन होता है, ये स्क्रीन वाला पार्ट है, इसका भी ये स्क्रीन वाला पार्ट है। एवरीवन क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, ओके, नो डाउट्स, राइट? ओके, अब हम यहाँ पे और एक पार्ट देखने वाले हैं। हमने ये देखा है दैट ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ प्रॉन्ग्स of the tuning fork sound waves are produced। हमने ट्यूनिंग फॉर्क देखा था, तो ट्यूनिंग फॉर्क के मूवमेंट की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुए थे, करेक्ट? वैसे ही यहाँ पे भी लाउड स्पीकर का जो स्क्रीन है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे एयर में, और हमारे लाउड स्पीकर का आवाज जो है एयर में फैलेगा। ठीक है, हम इस वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं जब भी हम लाउड स्पीकर के बाजू में जाके खड़े होते हैं। पता है, बड़ा लाउड स्पीकर लगा रहता है, हम उसके बाजू में खड़े हो गए तो हमको भी ये वाइब्रेशंस फील होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हाथ पैरों पे ये वाइब्रेशंस फील होते हैं। ओके, हमको जितने फील नहीं होते हैं उससे डबल एनिमल्स को फील होते हैं, इसलिए वो लाउड स्पीकर से भागते हैं, लाउड स्पीकर से उनके कान फटते हैं, उनके कान में दर्द होता है। ओके, so this is by touching the screen of a loudspeaker which is producing the sound। तो वो जो इलेक्ट्रिक कॉइल है वो स्क्रीन के ऊपर एक्ट करके उसको साउंड प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है, however, as we have learned last year, if sound level is 100 decibels the sound can be harmful to us। तो हमारी ह्यूमन की हियरिंग कैपेसिटी कितनी है? 80 डेसिबल्स। ओके, 80 डेसिबल्स की कैपेसिटी है। अगर 80 के ऊपर हो गया तो लाउड साउंड हो जाता है, और 100 डेसिबल्स हो गया, जैसे कि पॉल्यूशन के टाइम पे होता है, मॉर्निंग के टाइम पे, ट्रैफिक के टाइम पे, तो ये 100 डेसिबल्स है, ये कान के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारे कान को बहरा बना देता है। इतना सभी को समझा, तो आपको कभी भी जाके किसी के कान में चिल्लाना नहीं है। ओके, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलना है अचानक आके कभी किसी के कान में चिल्लाना नहीं। ओके, इसके बाद therefore although the loudspeaker can generate very loud sound there must be limit to its loudness। ओके, भले आपका लाउड स्पीकर 4000 हर्ट्ज का हो, 5000 हर्ट्ज का हो, 5000 वॉट्स का हो, कितना भी रहने दो, लेकिन लाउड स्पीकर पे गाना सुनने के लिए आपको थोड़ा लिमिटेशंस रखना होगा। इतना सभी को समझा? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ओके, ओके, फाइन। सो एक ऐप अवेलेबल है सेल फोन के ऊपर जो मेजर करता है लाउडनेस ऑफ साउंड इन डेसिबल। तो आप जब भी जो भी आवाज सुनोगे तो उसके डेसिबल्स तुरंत कैलकुलेट करके आपको बताएगा। ऐसा ऐप होता है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यूज द ऐप टू मेजर द लेवल ऑफ साउंड। तो ये ऐप मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा ऐप जो है वो साउंड की मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, so you have to observe the relation between distance from the loudspeaker and sound level। okay, तो आपको डिस्टेंस ऑफ लाउड स्पीकर और साउंड लेवल कितना होता है डिस्टेंस के बेसिस पे वो आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ तक के क्लियर है सभी को? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, ओके, so we should take care that others are not disturbed when we study and sound and its productions। okay, sound pollution is major cause for affecting the environment health and social health, hence we should find the ways to avoid sound pollution। तब साउंड पोल्यूशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स आप क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं साउंड पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, एवरीवन शुड राइट इन चैट बॉक्स। अब लाउड आवाज अवॉइड करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लाउड स्पीकर को थोड़ा कम वॉल्यूम पे चलाएंगे। यस, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम? कैसे कंट्रोल करेंगे साउंड को? एक तो मैंने लाउड स्पीकर को कम वॉल्यूम पे चलाया, दूसरा क्या कर सकते हैं?
वेरी गुड, वी विल प्ले म्यूजिक इन लो वॉइसेस। कभी कभी आप ईयरफोन लगा के भी सुनते हो, तो उसकी भी वॉल्यूम आपको कम रखनी है, लो रखनी है। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं कर सकते हैं? नो, वी विल नॉट कीप आवर ईयर्स कवर्ड फॉर एवर। इंटायर डे कैसे कवर करेंगे ईयर? इंटायर डे तो ईयर कर नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए चलो कर भी लेंगे, फिर बाकी का दिन क्या करेंगे हम? एनी अदर ऑल्टरनेटिव? हम हॉकिंग कम करेंगे, अपनी गाड़ी के या बाइक के हॉर्न्स नहीं बजाएंगे हम, जरूरत होगी तभी बजाएंगे, बार बार हॉकिंग नहीं करेंगे, राइट? दिवाली में पटाखे नहीं जलाएंगे, यस और नो? पटाखों से बहुत आवाज होती है दिवाली में, एनिमल्स डरते हैं, लोग हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको डर लगता है, उनके वाइब्रेशंस हार्ट में बढ़ते हैं, ओल्ड एज वाले आजी आजोबा को भी डर लगता है, ओके? आपल्या घरात आजी आजोबा असतात, त्यांचं वय झालेलं असतं, त्यांना एवढा लाऊड आवाज सहन होत नाही, ओके? थंडर थंडर वाला हम कैसे कंट्रोल करें? थंडर वाला तो रेनी सीजन में होता है, थंडर कैसे कंट्रोल करेंगे? यस, वी कैन कंट्रोल साउंड ऑफ डीजे। डीजे बजाने के लिए आप अपने तक डीजे बजाइए, आप अपने सराउंडिंग में डीजे ना बजाए अगर वो हार्मफुल है एनिमल्स और ओल्ड एज लोगों के लिए तो, ओके? एनिमल्स को डीजे से दूर रखे, एनिमल्स को लाउड स्पीकर से दूर रखे, ओके? ओल्ड एज वाले अगर घर में हैं तो डीजे मत बताए बजाइए, आप ईयरफोन डाल के गाना सुनिए, ओके? ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ओके? आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने सराउंडिंग में अवेयरनेस फैला सकते हो कि साउंड पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। परमानेंट डेफनेस होता है, कंप्लीटली लोग डेफ हो जाते हैं परमानेंटली। पार्शियल डेफनेस होता है, आधा सुनाई देता है, आधा सुनाई नहीं देता है। कभी कभी उनके कान में से सू करके कंटिन्यू आवाज आती रहती है, पर उनको पता नहीं होता है कि ये क्यों आती है, दैट इज पार्शियल डेफनेस। उसके बाद हार्ट डिजीजेस होते हैं साउंड की वजह से, साउंड के वाइब्रेशंस हार्ट बीट को डबल ट्रिपल करते हैं, ओके? जिसकी वजह से हार्ट डिजीज ऑकर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ओके? एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट है ये चैप्टर में स्टूडेंट्स? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो डाउट, ओके? एनीथिंग यू विश टू आस्क मी? वी आर एंडिंग आवर चैप्टर ओवर हियर। हम हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ओके? और अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, chapter number 16, okay? Just give me 2 minutes break, I'll have some water and we will start with chapter number 16, okay? Yes students, just give me 2 minutes break. Okay, okay, we'll start with chapter number 16, okay. Okay students, please come back. Everyone's here, right? All are here? Only Kadambar is here? बाकी कोई भी नहीं है?
Where are others? Only Kadambari is here. Yes, students. Okay, 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 okay. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी आप सभी को पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। जो लाइट हमें हमारे यहाँ पे अर्थ पे गिरती है, ओके, वो लाइट हमें कहाँ से मिलती है। जो भी हम आजू बाजू में लाइट देख रहे हैं, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, वो लाइट कहाँ से आती है। वेरी गुड, सन से आती है। वो लाइट आती है सन से। ओके, तो मोस्ट ऑफ द चीजें, जो मोस्ट ऑफ द लाइट है हमारे अर्थ पे, वो सोर्स है सन का। इवन हमारे मून पे जो लाइट है वो सन से मून को मिलती है। ओके, सन से मून को कैसे मिलती है लाइट। मून को सन से लाइट कैसे मिलती है। यस, मून को सन से लाइट मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, एक्सप्लेन कौन करेगा ये बात। हु कैन राइट, हु कैन टेल मी कैसे मिलती है। नो, नो 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 नो, नो ग्रेविटी। और कौन सी चीजों से मिलती है, कैसे मिलती है। अब आप देखते हो एक्लिप्स देखा है सभी ने, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। यस, वेरी गुड वेदांत। रिफ्लेक्शन, ओके, जो सन का रिफ्लेक्शन है वो मून पे गिरता है। ओके, और जब भी अर्थ मून और सन के पाथ में आता है तो लूनर इक्लिप्स होता है। ओके, और जब भी मून अर्थ और सन के पाथ में आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है। ओके, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी लाइट जो है वो कवर हो जाती है। और हमारे मून को जो लाइट दिखती है, जो हम पूर्णिमा काउंट करते हैं, अमावस काउंट करते हैं, अमावस के टाइम पे सन का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ओके, बट पूर्णिमा के टाइम पे सन का पूरा रिफ्लेक्शन मून के ऊपर गिरता है, इसलिए हमारा मून पता है पूर्णिमा के टाइम पे ऑरेंज कलर का हो जाता है, क्योंकि वो उस पे सन की लाइट का रिफ्लेक्शन गिरता है। ओके, सो ये जो रिफ्लेक्शन है, हमें मून की जो लाइट है वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से मिलती है। और सन की जो लाइट है वो उसकी ओरिजिनल लाइट है। सन के सरफेस पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का फिशन और फ्यूजन होते रहता है कंटिन्यूसली। ओके, उसकी वजह से ये लाइट और हीट जनरेट होती है जो हमारे अर्थ तक आती है। ओके, यस, वेरी गुड विशाल, करेक्ट। तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ओके, सो जब भी हम चंद्र ग्रहण के टाइम पे क्या करते हैं कि हम गॉगल पहन के देखते हैं ग्रहण वगैरह। कभी कभी उसकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना ही कि वो लाइट के जो रेज होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आइज। ठीक है, सो वी गेट डिफरेंट फीलिंग्स थ्रू डिफरेंट सेंसेस। द सेंस ऑफ विजन, ओके, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द फाइव सेंसेस। जो हम देख पाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट विजन और सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द हिल्स, रिवर्स, ट्रीज, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सो हमारी आंखों की वजह से हम अपने आजू बाजू में सब देख पाते हैं। हमारा जो विजन है वो हमारी आंखों में हमें सब दिखा देता है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको विजन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ओनली दिस only with this we can see the beautiful views of nature like clouds, rainbows, flying birds, moons, stars, etc. हमारी आंखों में एक इतनी खूबसूरती है, हमारी आंखों में इतना अच्छा गिफ्ट दिया है गॉड ने कि हम हमारे आजू बाजू में जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं उससे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जर का तुम्ही कुठे फिरायला गेलात, तिकडे तुम्ही कुठलीही सुंदर वस्तू पाहिली तर तुम्हाला किती छान वाटतं, बरोबर। तुम्ही बागेत गेलात, तुम्ही फ्लावर बघितलं, तुम्ही बटरफ्लाय बघितलं, तर तुम्हाला किती आनंद होतो फुलपाखरू बघून, फुलांना बघून। कुठलीही सुंदर वस्तूला बघून तुम्हाला कसं वाटतं, वाव किती चांगली आहे। येस और नो स्टूडेंट्स, सभी को लगता है ना ऐसा अच्छी चीजों को देख के। तो ये अच्छी चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, हमारी आंखें डिसाइड करती है। हमारी आंखों को जो चीज अच्छी लगी, जो देखने में प्लीजेंट लगी, हम उसको अच्छी चीज बोलते हैं।
यस, ओके। तो अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप अभी बैठे हो यहाँ पे, लाइट ऑन है और आपको सभी दिख रहा है। जब भी आप लाइट ऑफ करोगे तो आपको क्या फील होगा? पुट इट इन द चैट बॉक्स। अगर आपने कंप्लीटली अंधेरा कर दिया, सारी लाइट ऑफ कर दी है, तो आपको कैसा फील होगा? क्विकली पुट इट इन द चैट बॉक्स। यस स्टूडेंट्स, कैसा फील होगा? यस, डार्कनेस। क्यों डार्कनेस होगा? We will not see anything, we'll see dark, okay, darkness, all right, पर क्यों, लेकिन क्यों डार्कनेस फील होगा? Yes, because light was okay. Light is not coming from there. From where light is not coming? कहाँ से नहीं आ रही है लाइट? Yes, हमें ये सारी चीजें क्यों दिखाई देती है हमारे आजू बाजू में? टेबल है, दीवार है, टीवी है, ये सारी चीजें हमें क्यों दिखाई देती है? वेरी गुड, वेरी गुड नंदिनी। Source of light is off. The source of light is not present in the dark room. ओके। और हमें ये सारी चीजें जब दिखाई देती है लाइट के सोर्स में, वो कैसे दिखाई देती है? हम एक दूसरे को देख पाते हैं, हम आजू बाजू में सब कुछ देख पाते हैं। वो कैसे देख पाते हैं? कसं बघू शकतो आपण ते? ते आपल्याला कसं दिसतं? येस स्टुडंट्स, येस, एक्सेलेंट। बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या करती है? ये जो लाइट है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, करेक्ट, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये पूरी स्क्रीन को बंद कर दूं तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइट जो है आंखों में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपकी आंखें हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक है, ये यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि बोलो टीवी, ये है लैंप है, यहाँ पे एक लैंप है, ठीक है। ये जो लैंप है ये यहाँ पे अपनी रेस को एमिट कर रहा है। आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो अपनी आंखों पे जा रहा है, तो आपको टेक्स्ट बुक नजर आ रही है। अगर हमने सोर्स ऑफ लाइट को ही हटा दिया यहाँ से कंप्लीटली, तो क्या आपको टेक्स्ट बुक दिखाई देगी? अगर मैंने सोर्स ऑफ लाइट को हटा दिया, कैन यू सी द टेक्स्ट बुक? यू विल नॉट बी एबल टू सी द टेक्स्ट बुक, राइट? ओके, क्योंकि सोर्स ही नहीं है वहां पे, ठीक है। सो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमको रिफ्लेक्शन देने के लिए हेल्प करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, could you see the objects in room clearly when the light was switched off? What did you feel it was when it was turned on? ओके, जब लाइट ऑफ थी आपको पूरा अंधेरा दिखाई दिया, जब आपने ऑन किया तो आपको आजू बाजू में सारी चीजें दिखाई दी। आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन, आपका टेक्स्ट बुक, आपका नोटबुक, आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं सब दिखाई दी। ओके, सो from the above activity you can notice that there is some connection between the sense of vision and light. तो ये कनेक्शन है आपकी आंखों के बीच में और लाइट के बीच में, एक कनेक्शन है जिसकी वजह से आपकी आंखें जो है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और आपको चीजें दिखाई देती है, ठीक है। When we switch off the light at night, the objects in the room cannot be seen and they can be seen as before when the light was switched on again. तो अगर रात को सोते वक्त जब भी आप लाइट को ऑफ करते हो, ठीक है, तो आपको रूम में ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, और जब आप स्विच ऑन करते हो लाइट को तो आपको रूम में वापस से ऑब्जेक्ट्स सेम वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे पहले दिखाई दे रहे थे। इज दिस पार्ट क्लियर विथ एवरीवन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? Yes, students, give me yes or no. Any doubts? No doubt. Okay, good. So the light entering our eyes may be emitted by the object or may be reflected by the object. तो यहाँ पे दो कंडीशंस है,
जो हमको लाइट दिखाई दे रही है या तो वो ऑब्जेक्ट में से जनरेट हो रही है या एमिट हो रही है। ओके, ऑब्जेक्ट स्वतः ही लाइट एमिट करते हैं या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, जैसे मेरी लैपटॉप की लाइट है अभी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रही है और इसीलिए हमको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है। ओके, सो इस तरह से दो कंडीशन है, या तो वो सोर्स खुद है या तो फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इस एमिटेड लाइट को हम ये बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट को हम रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। ओके, तो ये नॉर्मली एमिटेड लाइट वो होती है जहां से ओरिजिनल लाइट आती है। ओके, और रिफ्लेक्टेड लाइट वो होती है जो एक सरफेस के ऊपर गिरने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है। ओके, एमिटेड लाइट वो होती है जो सोर्स से आती है, आने के बाद सरफेस पे गिरने के बाद ये बाउंस बैक हो जाती है। ओके, तो ये है हमारी इंसिडेंट लाइट, आई बोलते हैं हम इसे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। ये सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, 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 ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ओके, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें देखना है। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब लाइट रेज fall on an object, their direction changes, okay, and they turn back. This is called as reflection of light. So reflection of light क्या है? जब ओरिजिनल लाइट रेज किसी चीज पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को टर्न बैक करते हैं। ओके, और हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से टॉर्च पकड़ी और टॉर्च को अपने वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट की और अपने टॉर्च को ऑन किया, तो ये क्या होगा, टॉर्च की जो लाइट है वॉल के ऊपर गिरेगी, वॉल इस रेस को वापस से आपकी आंखों पे रिफ्लेक्ट करेगा। यस और नो स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्लियर है सभी को? अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता। इफ देर इज नो रिफ्लेक्शन वी कैनॉट सी एनीथिंग, इफ देर इज नो इंसिडेंस वी कैनॉट सी एनीथिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Okay. ये एक इजी एक्सपेरिमेंट है, ये आपको घर पे ट्राई करनी है। क्या ट्राई करनी है इजी एक्सपेरिमेंट में? आपको एक टॉर्च लाइट लेनी है, ठीक है, एक टॉर्च आपको घर पे लेनी है, एक मिरर लेना है, ओके, और आपको क्या करना है, अ स्टैंड फॉर हैंगिंग मिरर। ओके, एक स्टैंड आपको अरेंज करना है। यस, ऐसे कुछ रहेगा स्टैंड, इसके अंदर आपको मिरर को फिक्स करना है अच्छे से। ओके, एक ब्लैक पेपर लेना है, फोम लेनी है, ओके, और व्हाइट पेपर और ड्राइंग बोर्ड लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फिट व्हाइट पेपर वेरी टाइटली ओवर अ टेबल और अ ड्राइंग बोर्ड। तो हम टेबल या ड्राइंग बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर हम व्हाइट पेपर को अच्छे से इसके ऊपर फिक्स करेंगे, एकदम टाइटली, हर जगह पे पिंस को अप्लाई करके हम इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। ठीक है, leaving out some portion in the middle of the comb, ठीक है, cover the rest of the comb with black paper so light can pass only through open central portion। ठीक है, तो मैंने ये कोम लिया है, ठीक है, इस कोम के पोर्शन को, ये पूरा का पूरा मेरा कोम है, तो यहाँ पे ये सब लाइन 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 है, राइट? ओके, तो मैंने क्या किया है, ये कोम के इस वाले पोर्शन को छोड़ के, इतना होल छोड़ के, ये पूरा का पूरा कोम मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है ब्लैक पेपर से, दोनों साइड से कवर किया है, सिर्फ सेंटर में मैंने यहाँ पे एक होल छोड़ा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू द व्हाइट पेपर। हमारे व्हाइट पेपर के ऊपर ये कोम को होल्ड करना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इधर ऐसे खड़े, लाइक दिस। ओके, और फिर हमें क्या करना है, इसमें टॉर्च लाइट से लाइट पास करनी है। यहाँ पे टॉर्च रख दो अच्छे से। ओके, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ओपन है ना, यहाँ से टॉर्च की लाइट को पास कर दो। ठीक है, जब आप टॉर्च की लाइट को पास करोगे क्या होगा, नाउ कीप अ मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, द लाइट एज शोन इन द फिगर।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको लाइट रेज को पास करना है। आप देखोगे पीछे पूरे के पूरे लाइट रेज दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको बीच में है ना यहाँ पे मिरर लाना है अचानक से, ठीक है। लाइट रे, ये टॉर्च और इस कोम के बीच में ये मिरर लाना है आपको, ठीक है। ये मिरर लाने के बाद जब भी आप देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, कोई बता सकता है क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा इस केस में? ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? ये स्टूडेंट्स, जब कोम रखा तो पीछे लाइट चली गई, वो छोटे से होल में से पास होके लाइट पीछे चली गई। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। बट जब हमने कोम निकाला, यस, और कोम की जगह पे मिरर को डाल दिया बीच में, यहाँ पे कोम है हमारा, यहाँ पे मिरर आ गया बीच में, तो आपने देखा रहेगा जो लाइट इसमें से पास हो रही थी वो लाइट अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। Okay, so in this activity, light rays falling on the mirror, getting reflected and is traveling in a different direction. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब हमने कोम रखा था तो लाइट पास हो रही थी इस छोटे से होल में से। जब हमने कोम निकाला और कोम की जगह पे हमने मिरर को रख दिया, तो लाइट ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, मिरर पे फॉल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ठीक है। तो हम इस सोर्स की लाइट को इंसिडेंट रे बोलेंगे, आई, और ये रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। एवरीवन फॉलोड? ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? इसके ऊपर प्रिंसिपल्स रहेंगे जो हमको याद करने हैं। ओके, नो डाउट, ठीक है। सो लाइट रेज फॉलिंग ऑन द मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड ट्रैवल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. So the rays falling on the surface are called as incident ray. जो rays यहाँ पे fall हो रही है उसको हम incident ray बोलेंगे, okay, जो टॉर्च में से निकल के आ रही है. And the point at which an incident ray is falling is called as point of incidence. So यहाँ पे जहाँ पे incident ray गिर रहे हैं इसको हम बोलेंगे point of incidence small I. Okay, क्योंकि यहाँ पे point पे ये सारी rays यहाँ पे गिर रही है. ओके, इतना समझा किसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ओके, वैसे ही इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से हमारे जो रेज है, ओके, दे आर गोइंग अवे, एक से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेस, ओके, रिफ्लेक्टेड रेस बोलेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे the rays are going away from the surface, ठीक है, after reflection, so they are called as reflected ray, and the direction of reflected ray is decided by some rules or laws which are called as laws of reflection. तो हम ये laws of reflection अभी देखने वाले हैं, ओके। अभी हमेशा याद रखना यहाँ पे दो चीजें, जब आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताते हैं, ओके, ये हमारे इंसिडेंट रेज है यहाँ से और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। यहाँ का एंगल जो है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर अंदर भी जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहाँ पे है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, आर, ओके। आई एम अगेन रिपीटिंग वंस अगेन, लेट अस गो टू द टॉपिक, ठीक है। आप यहाँ पे टॉर्च में से लाइट को निकाल के आप पास कर रहे हो, ये हमारी इंसिडेंट रे है, यहाँ पे गिरने के बाद इसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। अब दोनों भी यहाँ पे सेम प्लेन में फॉल हो रहा है, करेक्ट। आप बोलोगे कैसे डिसाइड करेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? उसके लिए हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के पास, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो हमको क्या करना है, हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल, ओके। नॉर्मल इज नथिंग बट ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दो अलग हिस्सों में डिवाइड करेगी। इतना सभी को क्लियर है?
एवढं सगळ्यांना कळालं? जे आपले इन्सिडेंट रे आहेत आणि रिफ्लेक्टेड रे आहेत, ओके, हे दोन्ही पण सेम प्लेन मध्ये आहेत आणि ह्याच्यामध्ये जो अँगल बनणार आहे त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएट कसं करायचं, कसं समजणार आपल्याला की कुठला अँगल ऑफ इन्सिडेन्स आहे आणि कुठला अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आहे? त्यासाठी आपण काय केलं, आपण सरफेसला परपेंडिक्युलर नॉर्मल ड्रॉ केली, एक ह्याला इमॅजिनरी लाईन बोलतो आपण. आपली जी सरफेस आहे त्याला ही इमॅजिनरी लाईन 90 डिग्री परपेंडिक्युलर असते. ओके, तर ही इमॅजिनरी लाईन इकडे परपेंडिक्युलर असते आणि ही इमॅजिनरी लाईन आपल्या इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे दोघांना मधून स्ट्रेट लाईनने डिवाइड करते, ज्याने की आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडेन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेपरेट मिळतात. समजलं मी नॉर्मल का ड्रॉ केली, इकडे नॉर्मल का म्हणून दिली आहे? एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझा ये नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया है? किसी को डाउट है नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया, कहां से आया नॉर्मल? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है. ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, नो डाउट, ग्रेट. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने सबसे पहले यहाँ पे सरफेस ले लिया PQ, ये हमारा प्लेन सरफेस है. इसके ऊपर हमने पोजीशन ऑफ मिरर बनाई है, ये हमारा मिरर है, समझ लो पॉलिश सरफेस है, सिंपल सरफेस. इसके ऊपर हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ की है AO, नाम देना है रेस को. ये अगर PQ है सरफेस तो इसके ऊपर A है और ये जहाँ पे फॉल होगी उसे हम O बोलेंगे. ओके, इसके बाद हमारे पास है ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द मिरर. ठीक है, हमने AO ड्रॉ किया. जब इंसिडेंट रे आई है यहाँ से तो हमको रिफ्लेक्टेड रे मिलने वाली है, ये सभी को पता है. ओके, तो हमको रिफ्लेक्टेड रे भी मिल गई. ठीक है, इंसिडेंट रे आ गई पॉलिश सरफेस पे तो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी ही मिलेगी 100%. ओके, सिर्फ हमको यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करना है. इज इट ओके स्टूडेंट्स इफ आई एम एक्सटेंडिंग माय लेक्चर फॉर अनदर 15-20 मिनट्स? ओके, इज इट ओके स्टूडेंट्स? ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. इज इट ओके विद एवरीवन? यस, ओके ओके ग्रेट, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे इंसिडेंट रे मिल गई, रिफ्लेक्टेड रे मिल गई. तो हमने हमारे सरफेस के साथ प्रोट्रैक्टर रखते यहाँ पे 90 डिग्री का नॉर्मल बनाया. ये पूरा का पूरा नॉर्मल एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्मल बनाया. अब हमने सारे रेस को नाम दे दिया, एक को A नाम दिया, रिफ्लेक्टेड रे को B नाम दिया, सेंटर पॉइंट को O नाम दिया और हमारे नॉर्मल को हमने N नाम दिया. ठीक है, सबको हमने नाम दे दिया है अभी. अब यहाँ पे एंगल्स बन गए हैं. जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमको एंगल्स मिल गए हैं. तो हमारा सबसे पहला एंगल है PON एंड एंगल QON which will be equal to 90 डिग्री. ये समझा? ओके, जो एंगल एक्सटर्नल एंगल है PON और एंगल QON ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे बिकॉज ऑफ द नॉर्मल एंड बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर ऑन द नॉर्मल. ठीक है, तो ये सबसे पहले हमको लिखना है. ये लिखने के बाद हम जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के पास. तो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला हमारा लॉ बोलता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसका मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी हमारा 10 डिग्री होगा. ओके, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल विच इज डिवाइडिंग इट. नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, इसलिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इतना सभी को क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? सो हमको पहला लॉ मिला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, अब सेकेंड हमको लॉ क्या मिला है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal will lie in a same plane. Incident ray, reflected ray
और ये नॉर्मल जो है ये इस सेम प्लेन में फॉल होगा, सेम साइड में या सेम प्लेन में फॉल होगा। ये समझा सभी को? ये सारे के सारे इस तरफ फॉल होंगे एक साइड में, सेम प्लेन में। ओके। तीसरा लॉ हमें क्या बताता है? द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ओके। तीसरा लॉ हमें ये बताता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रेज है यहाँ पे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये दोनों भी नॉर्मल के ऑपोजिट साइड पे है। मतलब नॉर्मल के राइट हैंड साइड पे रिफ्लेक्टेड, लेफ्ट हैंड साइड पे इंसिडेंट रे। सो ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन फॉलोड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एनी डाउट्स? Yes, no doubt. Any other students having doubts in laws of reflection? Tell me now. Okay, okay. So यहाँ पे कुछ टर्म्स है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। रे एओ इज इंसिडेंट रे, हमने ऑलरेडी नेमिंग करते वक्त ही देखा था। हमारी जो रे एओ है वो इंसिडेंट रे है। फिर पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे गिर रही है हम इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। रे ओ बी इज हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ओके। और इसमें लाइन ओ एन इज नॉर्मल, हमारी जो ये लाइन ओ और ये एन है ये नॉर्मल है। ओके। अब ए को रे क्यों बोला है और लाइन ओ एन को क्यों बोला है? क्योंकि ए के रे में एक एरो है और बी के रे में भी एरो है। जहां पे सिंगल एरो रहेगा वो रे बन जाएगी, जहां पे कोई एरो नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसे हम लाइन बोलेंगे। इतना सभी को क्लियर है रे और लाइन में डिफरेंस? एनी डाउट स्टूडेंट्स? रे और लाइन में किसी को डिफरेंस का डाउट है? हमने रे क्यों बोला और लाइन क्यों बोला? ओके, ओके। सो यहाँ पे क्या है? द एंगल ऑफ ए ओ एन, ये हमारा जो एंगल ऑफ ए ओ और एन, ओके, बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये हमारा जो एंगल है, एंड नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और उसको स्मॉल आई से लिखते हैं। दूसरा जो एंगल है सेम टू सेम, अब सभी को पता है इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एंगल बी ओ एन, ओके, और उसके बीच में बना हुआ जो एंगल है, ओके, उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और वो बना है स्मॉल आर से, वो रिप्रेजेंट होगा स्मॉल आर से। यहां तक कि सभी को क्लियर है सारे टर्म्स? Everyone clear with these terms? Any doubts? Students, I may not get time to repeat again. तो आप हम मुझे अभी बता दो, कोणाला काही शंका आहे का इकडे? नो डाउट, क्लियर आहेत कॉन्सेप्ट्स? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, अँगल ऑफ इन्सिडेंस, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सगळे कॉन्सेप्ट्स क्लियर आहेत? रे कोणाला बोलतात, लाईन कोणाला बोलतात? ओके, ओके, ओके. आता आपण नेक्स्ट पार्ट वरती जाऊया. ओके. इक्विपमेंट. आता इकडे एक ऍक्टिव्हिटी आहे. या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला काही इक्विपमेंटची गरज आहे. मिरर, ड्रॉइंग बोर्ड, पेन्स, व्हाईट पेपर, प्रोट्रॅक्टर, स्केल, पेन्सिल एक्सेट्रा. तुम्हाला काय करायचं, एक व्हाईट पेपर इकडे फिट करायचा आहे. ओके. एक मस्तपैकी व्हाईट पेपर इकडे छानसा फिट करा सगळ्यांनी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला पी क्यू आहे जी तुमचं मिरर आहे, एक प्लेन मिरर घ्यायचं आहे आणि त्याला व्हाईट पेपर वरती फिट करायचं आणि त्याचं नाव द्यायचं आहे पी आणि क्यू. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक परपेंडिक्युलर ओ एन ड्रॉ करायचं. सगळ्यात आधी तुम्हाला 90 डिग्री परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं. सगळ्यांना माहिती आहे परपेंडिक्युलर कसं ड्रॉ करतात? तिकडे आपण प्रोट्रॅक्टर ठेवतो आणि 90 डिग्री परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो. सगळ्यांना माहिती आहे ना कसं ड्रॉ करतात? ओके, ओके.
तर आता आपण इकडे परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे ऑलरेडी. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इकडे सगळ्यात आधी जिकडे परपेंडिक्युलर तुम्ही जॉईन केली त्याला आपण पॉइंट ओ चं नाव देणार, आणि जी लास्ट पॉइंट आहे याच्यावरती त्याला आपण एन चं नाव देणार. ओके, तर आपला ओ एन आहे जे आहे परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट पी क्यू. जो आपला मिरर आहे त्याला आपला ओ एन परपेंडिक्युलर आहे. ही आपली इमॅजिनरी लाईन. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे, या बाजूने आपल्याला ए ओ ती आपल्याला 30 डिग्री अँगलने ड्रॉ करायची आहे, एक रे ड्रॉ करायची आहे. ओके, तर परत तुम्हाला इकडे प्रोट्रॅक्टर ठेवायचंय हे, आणि तुम्हाला 30 डिग्री इकडे मार्क करून इकडे रे ड्रॉ करायची. ओके, या रेचं नाव तुम्हाला ए ओ द्यायचंय. ए ऑलरेडी आहे इकडे, ओ आहे, आणि ए फक्त तुम्हाला इकडे लिहायचंय, आणि याचं डायरेक्शन दाखवायचंय टुवर्ड्स इनसाइड. ओके, आणि इकडे तुम्हाला लिहायचं आहे इट इज ऑफ 30 डिग्रीज. सगळ्यांना कळालं इकडे? सो फार इट इज क्लियर स्टुडंट्स? एनी डिफिकल्टी सो फार? Everyone understood what I did in the first step? First, I have taken a mirror. मिरर घेतल्यानंतर आपण त्याला पी आणि क्यू चं नाव दिलेलं आहे. त्याच्यावरती आपण प्रोट्रॅक्टर घेऊन 90 डिग्री अँगलने आपण एक लाईन बनवलेली आहे, त्याचं नाव आपण दिलंय एन. ओके, आणि त्याच्या मीटिंग पॉइंटला पी क्यू वरती आपण ओ बनवलेला आहे. परत आपण प्रोट्रॅक्टर घेतला, आपण 30 डिग्रीचा अँगल बनवला. ओके, आणि त्याला आपण नाव दिलं ए ओ. तर आपली ही रे झाली ए ओ, आणि त्याचं डायरेक्शन आपण इनर साइडला दिलं, आणि आपण इकडे 30 डिग्री लिहिलं. ओके, आता तुम्हाला दोन पिन फिक्स करायचे आहेत या रे एओ वरती, जसं इकडे दाखवलेलं आहे एस आणि आर. यहाँ पे आपको एस और आर दो पिन फिक्स करने हैं रे एओ के ऊपर ही. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिक्स द मिरर टू द स्टैंड एंड प्लेस इट अलोंग पी क्यू परपेंडिकुलर टू द ड्रॉइंग बोर्ड. ओके, यहाँ पे आपका जो पीक्यू मिरर है उसको आपको परपेंडिकुलर खड़ा रखना है टू योर ड्रॉइंग बोर्ड, पूरे के पूरे ड्रॉइंग बोर्ड के साथ. ओके, आपको यहाँ पे ये रे के जो रिफ्लेक्शन दिखेंगे वहां पे आपको पिन फिक्स करनी है, यू और टी. ओके, यू और टी आपको पिन फिक्स करनी है. यहाँ से आपको दिखेगा ना, आपकी आंख यहाँ पे है, आपको मिरर के अंदर से देखना है कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है. जहां पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है वहां पे आपको पिन्स फिक्स करनी है. ओके, जिकडे तुम्ही पिन्स फिक्स कराल त्याला तुम्हाला जॉईन करायचं आहे ओ बरोबर. म्हणजे इथून तुम्हाला इकडे जॉईन करायचंय, तुमच्या डोळ्यापासून दिसतंय तिथून तुम्हाला इकडे जॉईन करायचं, आणि तुमच्या दोन्ही पण पिन्स एका लाइन मध्ये आले पाहिजे, एका पाठोपाठ एक दूसरे के पीछे पीछे आपको पिन्स दिखने चाहिए. एक पिन इधर नहीं होनी चाहिए और एक पिन इधर नहीं होनी चाहिए. दोनों पिन्स भी आपको एक दूसरे के पीछे दिखाई देनी चाहिए. ये सभी को समझा यहाँ तक? किसी को डाउट है स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार? ओके, विच इज विच पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड विच इज विच पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन, तो आपको ये बात तभी पता चलेगी. देखो, अभी आपने यहाँ पे मिरर ले लिया है, आपने यहाँ पे पहले नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल सेंटर में बनेगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये 90 डिग्री है, जब वो सेंटर में नॉर्मल बनता है वो 90 डिग्री है. ठीक है, या तो आप इस तरफ से जहां पे यहाँ पे आई लिखा है, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि 30 डिग्री है. ओके, जरूरी नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है. ओके, आप प्रोट्रैक्टर को रखो यहाँ पे. यहाँ पे रखने के बाद प्रोट्रैक्टर को आप 30 डिग्री का एंगल मार्क कर दो. यहाँ पे सपोज आपकी 30 डिग्री यहाँ पे आ रही है. ओके, यहाँ पे मार्क कर दो, प्रोट्रैक्टर को रिमूव कर दो इसको अच्छे से. अब यहाँ पे हमारी मार्किंग ऑलरेडी है. मैंने क्या किया, स्केल लिया, ओ से लेके मैंने यहाँ पे ज्वाइन करते करते थोड़ा एक्सटेंड कर दिया रे. ओके, और मैंने इस रे को इंटरनल मार्किंग दी क्योंकि ये मेरी इंसिडेंट रे है. ओके, ये मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर ली है इंसिडेंट रे, तो मैंने इसको ए का नाम दिया. समझा? और ये ए का नाम देने के बाद ये अंदर की एंगल की ओर जाएगी क्योंकि हमको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है नहीं.
हमको ये रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, इसको अज्यूम करो ये है ही नहीं। तो मैंने अभी क्या किया, मुझे रिफ्लेक्टेड रे कैसे मिलेगी विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर ऑन अगेन, वापस प्रोट्रैक्टर यूज करने के बदले मुझे एक ट्रिक यूज करना है। मैंने क्या किया, मैंने ओ ए रे के ऊपर एक दूसरे के पीछे दो पिंस डाले, सेम रे के ऊपर एक दूसरे के पीछे मैंने पिंस डाले। तो अगर आप यहाँ पे आंख रख के देखोगे तो आपको पिंस एक दूसरे के पीछे ऐसे एक एक लाइन में दिखाई देगी, सिंगल लाइन में। ये सब नो, इतना समझा सभी को? करेक्ट, एक दूसरे के पीछे दिखाई देगी, करेक्ट, ओके। पर अभी आपको क्या करना है, आपको प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है, पर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मूव होके आपको इस तरफ आना है, आपको इस तरफ से मूव होके आपको इस तरफ आना है। यहाँ पे आपकी आंख रखनी है, आपको मिरर को एज इट इज रखना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। ओके, यस दैट इज व्हाट, जहां पे आपने प्रोट्रैक्टर से रे ड्रॉ की है ये आपकी इंसिडेंट रे रहेगी, और जहां पे आपको ये इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। समझा आपको? कैसे पता चलेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का? इंसिडेंट रे वो होती है जो ओरिजिनल रे होती है, हम हमेशा इंसिडेंट रे को ओरिजिनल रे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल रे कौन सी थी जिसको हमने प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ की थी, ये वाली रे। ओके, पर अभी यहाँ पे ये वाली रे कैसे आई, जब हमने मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन देखा और फिर हमने मिरर के रिफ्लेक्शन को मैच करते करते हमने ये लाइन बनाई, एक सिंगल लाइन बनाई, तो उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया और उसका एरो हमेशा बाहर रहता है। ओके, by drawing it on the paper you will come to know from this mirror, आपको मिरर को देखना है वेदांत। आपको ये जो मिरर है ना, आप यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे सबसे पहले इधर इजी वे में बता देना। ओके, लेट अस कम हियर, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे अपना मिरर रख दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे एक इंसिडेंट रे चाहिए। अब इंसिडेंट रे के लिए आपको लाइट के सोर्स की जरूरत है, पर हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जाना है, करेक्ट। हमको यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लाइट ऑलरेडी है, लाइट यहाँ पे गिर भी रही है, हमको सब दिखाई दे रहा है, पर मुझे यहाँ पे डिग्रीज में और नेमिंग में चाहिए। तो ये मैं कैसे करूंगी, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपना प्रोट्रैक्टर है वो इधर यहाँ पे रखना है, करेक्ट। जब हम प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखेंगे, 30 डिग्री यहाँ पे भी आता है, 30 डिग्री यहाँ पे भी आता है, सभी को पता है प्रोट्रैक्टर में दोनों साइड पे 30-30 डिग्री आता है। आप यहाँ से भी मेजर करो, यहाँ से भी मेजर करो। ओके, मैंने आपको कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट साइड लेनी है, राइट साइड लेनी है वेदांत, यू टेल मी, कौन सी साइड में लेना है आपको इंसिडेंट रे? लेफ्ट लेनी है, राइट लेनी है? राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोट्रैक्टर से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है 30 डिग्री की, ठीक है। अब मैं प्रोट्रैक्टर को हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, मेरी मार्किंग भी चली गई, यहाँ पे मार्किंग थी। ओके, अब मैंने क्या किया, ये मार्किंग को मैंने ओरिजिनल पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। तो मैंने इसको ओरिजिनल पॉइंट के साथ ज्वाइन किया और इस मार्किंग को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया बाहर, ठीक है। जब मैंने इसको ओरिजिनल पॉइंट के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड किया और ये मेरी फर्स्ट रे है जिसको मैंने ड्रॉ किया है, तो इसे मैं बोलूंगी इंसिडेंट रे। ओके, इसे मैं बोलूंगी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्यों है, क्योंकि इसको मैंने ड्रॉ किया है, ये मेरी ओरिजिनल रे है, ठीक है। हमेशा आपकी ओरिजिनल रे जो रहेगी, जहां से भी आ रही है, लाइट से आ रही है या फिर कंस्ट्रक्शन से आ रही है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ओके, अब मेरी जो इंसिडेंट रे है मुझे मिरर में दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, अब मैं थोड़ा सा मूव होके इस तरफ जाऊंगी। इस तरफ जाने के बाद मैं यहाँ से मिरर से चेक करूंगी मेरी इंसिडेंट रे कहाँ पे फॉल हो रही है। ओके, मेरी जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे फॉल होगी और स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। मैं अपनी आंखों को एडजस्ट करूंगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ओके,
एक पॉइंट आएगा जहां से मुझे मेरी इंसिडेंट रे है वो एग्जैक्टली वन लाइन में दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, पर ये मेरे लिए इनफ नहीं है। मुझे कैसे पता कि यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, कौन सी राइट है? तो इसके लिए क्या किया है हमने, इसके लिए हमने यहाँ पे दो पिन्स अटैच किए। ओके, हमने हमारे इंसिडेंट रे के ऊपर यहाँ पे दो पिन्स अटैच किए, एक यहाँ पे एक थोड़ा पीछे। जब हमने पिन्स अटैच किए हैं तो एक दूसरे के पीछे अटैच किए, सेम लाइन पे। दैट मीन्स ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे है, करेक्ट। अब मुझे रे तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर मुझे आंखों को ऐसा एडजस्ट करना है यहाँ पे ताकि मुझे पिन्स भी एक दूसरे के पीछे पीछे दिखाई दे। ओके, मेरा एक पिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक पिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेरे जो पिन्स है वो एक लाइन में दिखाई देनी चाहिए। आइदर ये हाइड होना चाहिए, आइदर ये आगे दिखाई दे देना चाहिए। ये समझा वन लाइन में कैसे आपको पिन्स दिखाई देंगे? तो उसके लिए मुझे आपकी आंखों की पोजीशन को हैंडल करना है, एडजस्ट करना है, करेक्ट। तो मैंने आंखों को यहाँ पे एडजस्ट किया। ये एंगल था जहां पे मेरे दोनों पिन्स भी एक दूसरे के पीछे दिखाई दिए। ये एंगल से मुझे वन लाइन में पिन्स दिखाई दिए। जब मैंने ये पोजीशन को मेजर की तो मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था जो 30 डिग्री था, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ऑटोमेटिकली हो गया। इससे हमने प्रूफ किया है कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। ये समझा सभी को? लॉ कैसे अप्लाई हो गया, सभी को समझा? इजी टू अंडरस्टैंड? वेदांत आपको समझा? यस वेदांत, क्लियर? आपको अपनी नेक्स्ट साइड पे आपको अपनी आंखों को एडजस्ट करना है, आपकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। जब तक आपकी लाइन में आपको पिन्स नहीं दिखाई देते, आपकी पोजीशन को आपको एडजस्ट करना है। ओके, फिर वो पिन, दो पिन का एक पिन हो गया, एक लाइन में दिखाई दिया, वो एंगल होगा जहां पे आपको मार्किंग करनी है और फिर एक्सटेंड करके रे को ड्रॉ करना है। और ये जो रे रहेगी वो बिना प्रोट्रैक्टर के ड्रॉ होगी, वो आपकी सिर्फ स्केल से ड्रॉ होगी, आपके आई साइड के ऊपर डिपेंड होगी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी पिन्स अटैच किए, यू और टी करके पिन्स अटैच किए। पिन्स अटैच करने के बाद हमने लाइन ड्रॉ करी। जब भी हमने प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर किया, ये वाले एंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए। ओके, दैट मीन्स हमारी जो मिरर रिमूव करने के बाद हमने ये मिरर को रिमूव कर दिया, इसको लाइन बना दिया, और जब हमने इसको मेजर किया तो ये हमारे दोनों भी एंगल सेम हो गए, 30 डिग्री 30 डिग्री। ओके, अब हम एक्सटर्नल एंगल को कैसा मेजर करेंगे? हमको ये तो पता नहीं कितने डिग्री का है, इस तरफ का भी पता नहीं कितने डिग्री का है। कोई बता सकते हैं एक्सटर्नल एंगल को कैसे मेजर करेंगे हम? हमको कैसे पता चलेगा बाहर के एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 30 डिग्री तो अंदर का मिल गया। उसके लिए हम क्या करेंगे? बाय 180 डिग्री। मुझे सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, मुझे दोनों नहीं चाहिए। मुझे इस तरफ का बताओ आप मुझे ये वाले एंगल का बताओ, दिस PON, एंगल PON बताओ। ठीक है, इस एंगल PON में से मैंने एंगल AON निकाला, तो ये वाला मुझे मिल जाएगा POA एंगल। ओके, यस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे ये 180 डिग्री में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एंगल PON ऑलरेडी था 90 डिग्री, और हमारे पास ऑलरेडी अभी एंगल था 30 डिग्री का। तो मैंने 90 में से 30 माइनस किया, मुझे एक्सटर्नल एंगल मिल गया। वेरी गुड। ओके, दैट इज 60 डिग्री। सेम अभी आप सभी को पता है 30 डिग्री इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री होगा। तो हमको अगर ये वाला एक्सटर्नल एंगल चाहिए बाहर का, तो हम यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे? उस तरफ का एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सेम 90 माइनस 30 करेंगे हम। अग्रीड एवरीवन? 90 माइनस 30, यस।
तो हम जब यहाँ पे भी 90 माइनस 30 करेंगे तो हमको यहाँ पे 60 डिग्री मिलेगा सेम। ओके, तो इस तरह से हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम छोटा सा टेबल सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी गुड 30 डिग्री। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 45, वेरी गुड। सो आपको लॉज समझ में आ गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट वेरी गुड। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 60 डिग्री। सभी को समझा, इंसिडेंस अगर ए रहेगा तो यस। अब ये तो था हमारे प्लेन सरफेस के लिए, हमारे पास अगर प्लेन मिरर है उसके लिए हमको सब कुछ इक्वल मिल रहा है। सोचो अगर आपके पास ऊपर नीचे सरफेस रहेगा तो क्या होगा, क्या आपको सेम मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? नो, वेरी गुड, क्योंकि उसका सरफेस पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। ओके, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट दिस डिफरेंट सरफेस, स्मूथ सरफेस क्या होता है और रफ सरफेस क्या होता है। ठीक है, जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ओके, तो हमको ध्यान रखना है कि हमारे सारे तीनों केसेस जो ऊपर हमने सॉल्व किए तीनों इक्वल होने चाहिए, जिससे हमको पता चलता है हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपका स्मूथ सरफेस है तो आपके वैल्यूज जो है या फिर मेजरमेंट की आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। ओके, तो हम करेंगे रेगुलर और इरेगुलर सरफेस के बारे में बात इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स सो फार? किसी को कुछ पूछना है मुझे यहाँ पे, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ शेयर करना है, कोई डाउट है? Everyone are following what I'm trying to teach? Everyone is following? Okay, किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी? Okay, okay, excellent. So shall we stop here for today? Yes? Okay, fine. So students, yeah. So we are stopping here. Tomorrow we will do regular and irregular deflection. Bye students. Bye everyone. Bye bye.